अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल 3.6 जो रिलेटेड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जब भी फिजिक्स का जिक्र आता है तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो न्यूटन कहलाता है। न्यूटन जो है ये सिर्फ फिजिस्ट ही नहीं था, ये मैथमेटिशियन भी था। इसके अंदर ये मल्टीपल जो है सब्जेक्ट्स पे इसकी ग्रिप थी। मैथमेटिशियन था, ये फिजिस्ट भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था और थियोलॉजियन भी था और इसके साथ साथ ऑथर भी था। इसका बिलीफ जो है वो मजहबी भी जो है इसको कहा जाए तो उस हवाले से भी ये क्या है बहुत ज्यादा बिलीफ रखता था। पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, बाय बर्थ जो है ये इंग्लिश है। इन्होंने अब ये ऑथर था, इसने बुक्स भी लिखी हैं और अपनी एक बुक जो है प्रिंसिपिया जिसमें इसने फिजिक्स के लॉज दिए हैं जो हम क्लासिकल फिजिक्स में बड़ी अहमियत रखते हैं। ये लॉज उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। फिजिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो फिजिक्स को दो मेन ब्रांचेस में या दो पार्ट्स में हम इसको कह सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट है जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं जिसमें न्यूटन्स के लॉज जो है जिनको अप्लाई किया जाता है या न्यूटन्स लॉ जो है अप्लीकेबल है जिस, और दूसरी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है जो आइंस्टाइन का दौर है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये कहाँ है मॉडर्न फिजिक्स। तो इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव है, पहली ऑब्जेक्टिव अगर इधर देखें कि बुक कौन सी थी, प्रिंसिपिया, ये पहली ऑब्जेक्टिव है। कब ये लॉज पेश किए, 1, 6, 7, 8 ये लॉज पेश किए, ये ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव भी है, ये क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के लिए ये एप्लीकेबल है। These laws are good for bodies moving with speed less than speed of light. Speed of light जो है वो होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी इस स्पीड से कम जो है स्पीड रखती है तो उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज जो है वो अप्लीकेबल है। अब मैंने बताया इसके फिजिक्स के दो जो है दौर है, एक क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरा जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी आ जाती है जो आप लोगों ने फेमस इक्वेशन पढ़ी हुई है, E=mc²। यहां पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सी थ्योरी है, आइंस्टाइन की थ्योरी है जिसमें इसने कहा था कि मैस एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, कि मैस और एनर्जी को आप एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसने इधर दी है कि उनको इस स्पीड के साथ अगर किसी मैस को मूव कराया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये मॉडर्न फिजिक्स है। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट लॉ जो है इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है वो ये बताता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो हमेशा मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स या जिसे हम कहते हैं नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो नेट फोर्स की गैर मौजूदगी में या अनबैलेंस फोर्स की गैर मौजूदगी में वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगी। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी, ये पहला हिस्सा हो गया,
and a body moving with uniform speed continue to its motion, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। और ये शर्त लगाई गई है until, जब तक नो नेट फोर्स या नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अंडरलाइन कर ले। इसे आगे है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का ये लॉ जो है एप्लीकेबल है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। और अर्थ इज कंसीडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे ये न्यूटन का लॉ जो है एप्लीकेबल है, तो अर्थ जो है इसको कंसीडर्ड किया जाता है कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके बाद आते हैं न्यूटन के दूसरे लॉ की तरफ। ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इसमें क्या है? इसने कहा है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी पड़ी हुई है, इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई भी है, हरकत कर रही है या रेस्ट में है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, सपोज यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो यकीनन वेलोसिटी में चेंज क्या पैदा करता है? एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो वेलोसिटी में तब्दीली जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये एक्सेलरेशन उस फोर्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये उस मास के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास स्मॉल है, आपने फोर्स लगाई है, इसमें हो सकता है स्पीड ज्यादा हो, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर मास इसके मुकाबले में ज्यादा है, आपने उतनी ही फोर्स लगाई है, तो अब इसकी वेलोसिटी में पॉसिबल है कि कम चेंज आए। वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे मास ज्यादा थी, यहाँ पे मास क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये m डैश इज ग्रेटर देन m, तो ये एक्सेलरेशन जो है मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखा जाए तो ये प्रोपोर्शन f ओवर m, प्रोपोर्शन को खत्म कर दें या m को इधर ले आए तो m ए प्रोपोर्शन f, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है f प्रोपोर्शन m। प्रोपोर्शन को खत्म करें, f इजिकल टू आ जाएगा k इंटू एम ए। न्यूटन ने k की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, उसने कहा है k जो है 1 के बराबर आता है, तो f इजिकल टू आ जाएगा एम ए। ये क्या कहलाता है? ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है। F इजिकल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। और थर्ड लॉ क्या है? वो एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन मिकदार में बराबर मगर सिमत में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जिस तरह की छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मैसेज पड़ी हुई हैं, तो इसने कहा था कि ये मैस जिसको मैं m1 का नाम दे रहा हूं, ये m2 है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। देखें ये एक्शन हो गया और ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब है एक्शन और रिएक्शन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। दूसरी बात, आपने कॉलम लॉ पढ़ा है, तो उसमें दो चार्जेस होते हैं, एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है। अब इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कहां पे? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन।
क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, बट अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे देखें, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपेल्शन मौजूद है। ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अगर मैं इसको यूं कह दूं F1 2 है, ये F2 1 है, या इसको यूं कह दें ये चार्ज 1 है, ये 2 है, तो F1 2 बराबर आ जाएगा F2 1, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम जब वॉक करते हैं तो हम अपने पाँव से जमीन को नीचे और पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन हमें आगे और ऊपर की तरफ धकेलती है, ये एक्शन और रिएक्शन हो गया। बर्ड्स जो है वो अपने परों से हवा को नीचे और पीछे की तरफ धकेलते हैं, इसी तरह हवा उनको आगे और ऊपर की तरफ धकेलती है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गई हैं एक्शन और रिएक्शन की। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसकी न्यूटन थर्ड है। ये था हमारा आज का आर्टिकल 3.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे आर्टिकल 3.7 के साथ। अल्लाह हाफिज।